हेलो बच्चों। तो हम लोग लास्ट वीडियो में जितना किए थे उससे अब आगे बढ़ते हैं। पब्लिक डेरिवेशन हम लोग देखे थे लास्ट वीडियो में कि जब किसी क्लास को हम लोग पब्लिकली इनहेरिट करते हैं तो ये देखते हैं कि जो बेस क्लास का पब्लिक मेंबर है वो डिराइव्ड क्लास में भी पब्लिक सेक्शन में ही आता है, पब्लिकली अवेलेबल रहता है, और जो प्रोटेक्टेड मेंबर है वो प्रोटेक्टेड में आता है। इन शॉर्ट हम लोग ये कहते हैं कि एसएस स्पेसिफायर जो मेंबर्स का है वो नहीं बदलता है इसमें। तो अब बाकी दो को भी हम लोग विद एग्जांपल समझ लेते हैं कि प्राइवेट विजिबिलिटी मोड में क्या होगा। प्राइवेट विजिबिलिटी मोड, तो शॉर्ट में चलते हैं। क्लास का डेफिनेशन वैसा ही रहेगा जैसे मान लो कि एग्जांपल के तौर पर हम लोग जो क्लास लास्ट वीडियो में देखे थे, क्लास सुपर, इसका मेंबर आप एज डिफाइंड इन प्रीवियस प्रोग्राम, वैसे ही रहेगा। और फिर क्लास सब, यहां पर खाली चेंज ये आ जाएगा कि जो हम लोग लास्ट टाइम पब्लिक लिखे थे यहां प्राइवेट लिखेंगे, प्राइवेट सुपर। और इसका भी डेफिनेशन वैसे ही जैसा पिछले प्रोग्राम में था जो हम लोग एग्जांपल लास्ट वीडियो में लिए थे, ठीक है, एज इन प्रीवियस प्रोग्राम। तो अगर अब हम लोग इसको डायग्राम की मदद से समझें, जैसा लास्ट में हम लोग देखे थे, तो सुपर में प्राइवेट मेंबर के रूप में हमारे पास था मेंबर डेटा मेंबर एक्स और एक फंक्शन अवेलेबल था चेक। ये दोनों डेटा मेंबर था प्राइवेट, दोनों, एक डेटा मेंबर एक्स और एक फंक्शन प्राइवेट में डिफाइंड था। दूसरा पब्लिक में डेटा मेंबर था वाई और शायद ये डिस्प्ले था फंक्शन। और प्रोटेक्टेड में मेरा डेटा मेंबर था जेड और फंक्शन था गेट वैल्यू। ये तो ये इनके मेंबर हो गए। अब चलिए हम लोग आते हैं क्लास सब। ये जब डिफाइन किया मैंने, तो इसका अपना मेंबर था पहले ए, प्राइवेट में इसका अपना मेंबर पहले ए था और एक फंक्शन मैंने यहां बना के रखा था इनिट। ये तो रहेगा। अब देखो इसमें होगा क्या, ये प्राइवेट मेंबर पर जब हम बात कर रहे हैं, ये मेरा प्राइवेट एरिया है इसका, तो मेरा ये कहना है कि अब जो इनका इनहेरिटेबल मेंबर है, चूंकि हम लोग प्राइवेटली डिराइव कर रहे हैं क्लास को, तो प्राइवेटली डिराइव कर रहे हैं, इसका मतलब जो इसका इनहेरिटेबल मेंबर है वो तुम्हारा इसमें प्राइवेट सेक्शन में आ जाएगा। मतलब ये दोनों आ जाएंगे यहां प्राइवेट सेक्शन में, वाई और डिस्प्ले।
और ये भी इनके प्राइवेट में आएगा, Z और गेट वेल। ये इनहेरिटेबल मेंबर्स इनके प्राइवेट सेक्शन में आ गए, इनहेरिट होकर के। ठीक है, हम लोग कह सकते हैं कि ये इनहेरिटेबल मेंबर्स थे, ये इनहेरिट होकर के इसमें आ गया। ठीक है, इन एडिशन फिर इसका था पब्लिक में बी था डेटा मेंबर, और मेंबर फंक्शन में रीड इट था। ये मेरा पब्लिक, और प्रोटेक्टेड में डेटा मेंबर था सी और राइट इट। प्रोटेक्टेड। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, कि जब हम लोग प्राइवेटली डिराइव करेंगे क्लास को, तो क्या होगा कि जो बेस क्लास का इनहेरिटेबल मेंबर्स है, इनहेरिटेबल मेंबर्स कौन कौन है, तो पब्लिक और प्रोटेक्टेड, यही इनहेरिट हो सकता है। तो ये इनहेरिटेबल मेंबर्स चूंकि हम प्राइवेटली डिराइव कर रहे हैं, तो ये प्राइवेट सेक्शन में जाएंगे, सब क्लास में या डिराइव्ड क्लास में। मतलब अब अगर हम इनका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इन मेंबर्स को हम ऑब्जेक्ट की मदद से एक्सेस नहीं कर सकते हैं, जबकि पब्लिकली जब डिराइव कराए थे तो उस केस में पब्लिक मेंबर को हम एक्सेस कर सकते थे ऑब्जेक्ट की मदद से, लेकिन इसमें नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये अब मेरा यहां पर प्राइवेट मेंबर बन गया, और न ही फिर ये आगे इनहेरिटेबल होगा। ठीक है, तो ये चीज होगा जब हम लोग क्लास को प्राइवेटली डिराइव कराएंगे, और इसी तरह से फिर जब प्रोटेक्टेडली डिराइव कराएंगे, प्रोटेक्टेड डेरिवेशन जब होगा। चलिए उस पर भी आते हैं, थोड़ा सा खाली चेंज कर देंगे इसमें, फिर से पूरा नहीं बनाते हैं। प्रोटेक्टेड विजिबिलिटी मोड में अगर मैं आ जाऊं, तो क्या होगा, जैसा कि अभी तक चलता आ रहा है कि प्रोटेक्टेड में अब क्या होगा कि जो इनहेरिटेबल मेंबर्स होगा वो डिराइव्ड क्लास में प्रोटेक्टेड मेंबर्स बन जाएगा। पब्लिक वाला भी डिराइव्ड में प्रोटेक्टेड हो जाएगा, प्रोटेक्टेड वाला तो प्रोटेक्टेड रहेगा ही। ठीक है, तो अगर हम अब इनका बनाएं कि क्या होगा, किस तरह से ये फंक्शन कर रहा है, तो इसके प्राइवेट में मेरा था ए डेटा मेंबर, और एक फंक्शन था इनिट नाम से, ये प्राइवेट। पब्लिक में था बी और रीड इट, ये पब्लिक। हाँ, अब आते हैं प्रोटेक्टेड में, तो इनका एक मेंबर था सी और फंक्शन राइट इट, अब इसके अलावा ये मेंबर भी आपका यहां प्रोटेक्टेड में आएगा, वाई और डिस्प्ले। ठीक है, और ये मेंबर भी यहां पर प्रोटेक्टेड में आएगा, जेड और गेट वेल। ये डिराइव्ड मेंबर्स हैं। तो प्रोटेक्टेड
इस तरह से काम होगा। तो अब एक आइडिया मेरे हिसाब से तुम लोगों को हो गया होगा कि ये जो विजिबिलिटी मोड यहां पर हम लोग देते हैं उसका क्या रोल है हमारे इनहेरिटेंस में। ठीक है, तो इसको चलो कंक्लूड करते हैं हम लोग इस टॉपिक को कि विजिबिलिटी मोड का रोल ये है कि जो इनहेरिटेबल मेंबर्स है वो हमारे लिए डिराइव्ड क्लास में कैसे अवेलेबल होंगे। तो पब्लिकली डिराइव जब करते हैं क्लास को तो एसएस स्पेसिफायर नहीं बदलता है, मतलब बेस क्लास का जो पब्लिक मेंबर है डिराइव्ड क्लास में भी पब्लिक, और बेस क्लास का प्रोटेक्टेड डिराइव्ड क्लास में भी प्रोटेक्टेड, उसमें नहीं बदलता है। प्राइवेटली जब डिराइव करेंगे तो जो इनहेरिटेबल मेंबर्स हैं वो इसके प्राइवेट में आ जाएंगे, वो ऑब्जेक्ट की मदद से भी अवेलेबल नहीं होगा। और अगर प्रोटेक्टेड डिराइव करेंगे तो जो इनहेरिटेबल मेंबर्स है वो इनमें प्रोटेक्टेड एरिया में आ जाएंगे, मतलब वो प्रोटेक्टेडली अवेलेबल रहेंगे उसमें। मतलब हम उसको ऑब्जेक्ट की मदद से, डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट की मदद से उनको एक्सेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो फर्दर डिराइव हो सकता है आगे, अगर इस सब क्लास से अगर हम कोई क्लास और आगे इनहेरिट कराते हैं तब। तो चलिए ये बात हो गया विजिबिलिटी मोड्स का कि किस तरह से ये काम कर रहा है। अब चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इनहेरिटेंस में कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से काम करता है, कैसे कॉल होता है, कौन पहले कौन बाद में, ये सब हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट, इनहेरिटेंस and constructors and destructors। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लिया जाए कि अगर कोई एक बिल्डिंग बन रहा है, या हम ये कहें कि कोई अपार्टमेंट बन रहा है, तो क्या होता है, सबसे पहले फाउंडेशन तैयार होता है, उसका नींव बनता है, फिर फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर बनता है, फिर फर्स्ट फ्लोर, फिर सेकंड फ्लोर, फिर इस तरह से एक एक करके वो डिफरेंट फ्लोर्स उसमें बनते हैं। क्या ऐसा होता है कि पहले हम लोग टॉप फ्लोर बना लें, फिर उसके नीचे वाला फ्लोर, फिर ये, फिर तब लास्ट में ग्राउंड फ्लोर बनाएं? क्या ऐसा संभव है? नहीं। तो वो स्टेप बाय स्टेप ग्राउंड फ्लोर से लेकर के टॉप फ्लोर तक कंस्ट्रक्शन चलता है। लेकिन यही अगर डिस्ट्रॉय करना, तो 1 by 1 डिस्ट्रॉय होगा। पहले टॉप फ्लोर होगा, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, तब जाके फाइनली ग्राउंड फ्लोर हमारा डिस्ट्रॉय होगा। तो ठीक इसी तरह इनहेरिटेंस में भी कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर हमारे इसी ऑर्डर में, इसी क्रम में इन्वोक होते हैं। कि अगर मान लो इनहेरिटेंस यूज हुआ है, कोई क्लास किसी दूसरे क्लास से इनहेरिट होकर के बनाया गया है और उनमें कंस्ट्रक्टर्स हैं, तो क्या होता है कि पहले बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, तब होता है कॉल डिराइव्ड क्लास का। ठीक है, जब हम लोग ऑर्डर ऑफ कंस्ट्रक्शन का बात करें कि कंस्ट्रक्टर हमारे किस क्रम में इन्वोक होंगे, किस ऑर्डर में कॉल होंगे, तो इनहेरिटेंस में क्या होगा कि सबसे पहले तब कॉल होगा बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर, पहले बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर इन्वोक होगा, और तब फिर होगा डिराइव्ड क्लास का, इस तरह से। और जब डिस्ट्रक्टर का बात आएगा कॉल होने का, तो पहले डिराइव्ड क्लास का डिस्ट्रक्टर कॉल होता है, इन्वोक होता है, और तब होता है तुम्हारा बेस क्लास का डिस्ट्रक्टर कॉल। तो इसको चलो हम लोग और भी एग्जांपल से समझते हैं। इसमें लॉजिक ये भी है, हम लोग ये भी कह सकते हैं इसके पीछे का लॉजिक, कि संभव है कि जो हम लोग क्लास इनहेरिट कर रहे हैं, जो डिराइव्ड क्लास बना रहे हैं,
उसमें यह भी संभव है कि उसका इनिशियलाइजेशन बेस क्लास के किसी मेंबर के से होता हो, उससे वो इनिशियलाइज हो रहा हो, उसका यूज कर रहा हो। तो इसलिए भी पहले हमको बेस क्लास का मेंबर इनिशियलाइज करना जरूरी है, उसका कंस्ट्रक्टर कॉल करना पहले जरूरी है। ठीक है। और देखो, जब जहां तक बेस क्लास और डिराइव्ड क्लास दोनों में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, मतलब मान लो कि उनको कोई पैरामीटर का रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम लोग डिराइव्ड क्लास में अगर कंस्ट्रक्टर नहीं भी बनाएं तो चलेगा। मतलब बेस क्लास में सपोज करो, हम अभी पहले बात कर लें बेस क्लास का, कि मान लो बेस क्लास में मेरा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, मतलब उसको किसी पैरामीटर का जरूरत नहीं है, वो बाय लीगल वैल्यू खुद इनिशियलाइज कर ले रहा, वैसा स्टेटमेंट उसके कंस्ट्रक्टर में दिया हुआ है, उसको पैरामीटर का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो डिराइव्ड क्लास में भी अगर ऐसा है कि उसको भी किसी पैरामीटर का जरूरत नहीं है, तो हम लोग कंस्ट्रक्टर नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। सिस्टम जनरेटेड जो कंस्ट्रक्टर होता है वो मेरा यहां पर रोल अपना प्ले करेगा और वो इनिशियलाइज कर देगा। लेकिन क्या होगा अगर बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को पैरामीटर का जरूरत हो, आर्ग्यूमेंट्स की आवश्यकता हो, तब क्या हो? तो डिराइव्ड क्लास में अगर कंस्ट्रक्टर को पैरामीटर का जरूरत नहीं भी है अपने मेंबर को इनिशियलाइज करने के लिए, फिर भी हमको डिराइव्ड क्लास में कंस्ट्रक्टर बनाना ही पड़ेगा, ताकि वो बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को वो पैरामीटर पास कर सके जिसका उसको जरूरत है। उसको कॉल करना ही पड़ेगा, बनाना ही पड़ेगा। अब इसके पीछे का कारण क्या है? तो याद करो, तुमको जब कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर चैप्टर बता रहे थे तो उसमें हम तुमको प्रॉपर्टी जो दोनों का बताए थे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंस्ट्रक्टर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्ट्रक्टर्स, तो वहां पर हम तुमको ये बताए थे कि दे कैन नॉट बी इनहेरिटेड। कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर को हम लोग इनहेरिट नहीं कर सकते। हाँ, उनको कॉल किया जा सकता है डिराइव्ड क्लास में, लेकिन आप उसको इनहेरिट नहीं करा सकते हो। तो यही कारण है हम कह रहे हैं कि अगर मान लो बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को किन्हीं पैरामीटर्स की आवश्यकता है, पैरामीटर्स का रिक्वायरमेंट है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, जिम्मेवारी होगा डिराइव्ड क्लास का या डिराइव्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर का कि उनको वो आर्गुमेंट पास करे। तो यहां जो उसका डेफिनेशन होगा कंस्ट्रक्टर बनाने का डिराइव्ड क्लास में, वो थोड़ा अलग हो जाएगा। कैसे होगा? तो चलिए उस पर हम लोग काम करते हैं, एक एग्जांपल देखेंगे। पहले तो हम तुमको एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि अगर मान लो हम लोग कोई क्लास बनाते हैं जिससे कि कोई इनहेरिट हो रहा है दूसरा क्लास, तो उसका कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर कैसे कॉल होगा पहले वो समझा देते हैं, तब फिर आते हैं आर्गुमेंट पर। तो मेरा कहना क्या था कि जैसे मान लो हमने कोई क्लास बनाया सुपर, इनका अपना कोई मेंबर है भाई, बंद कर दिया। अब एक क्लास बनाए सब, विजिबिलिटी मोड अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी कुछ भी दे सकता है। मान लो हम दे देते हैं पब्लिक सुपर, और अब आ जाते हैं मेन में, और हमने यहां सब का कोई ऑब्जेक्ट बनाया, सब का ऑब्जेक्ट कोई बना दिया, मान लो OB1, सपोज करो कुछ और अपना यहां पर डेफिनेशन इसका है। तो यहां पर अगर हम बात करें ऑर्डर ऑफ इन्वोकेशन ऑफ कंस्ट्रक्टर्स एंड डिस्ट्रक्टर्स, तो कैसे होगा भाई? तो सबसे पहले कि जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा तो कंस्ट्रक्टर पहले कॉल होगा सुपर का, उसके बाद कॉल होगा तुम्हारा सब का। ठीक है, पहले बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और तब डिराइव्ड क्लास का। तो जब OB1 क्रिएट होगा, मेरा कहना है कि व्हेन ऑब्जेक्ट OB1 इज क्रिएटेड, जब ऑब्जेक्ट OB1 क्रिएट होगा तो फर्स्ट कंस्ट्रक्टर्स ऑफ या फर्स्टली कंस्ट्रक्टर ऑफ सुपर इज इन्वोक्ड
then constructor of sub is invoked. ठीक है, जब ऑब्जेक्ट OB1 बनेगा तो पहले सुपर का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और तब सब का होगा, पहले बेस क्लास का फिर डिराइव्ड क्लास का। लेकिन जब ये आउट ऑफ स्कोप जाएगा, जब डिस्ट्रक्टर कॉल होगा तो डिस्ट्रक्टर पहले सब का कॉल होगा और तब सुपर का कॉल होगा, उल्टा ऑर्डर में। जिस ऑर्डर में कंस्ट्रक्टर कॉल होगा उसका उल्टा ऑर्डर में डिस्ट्रक्टर। ठीक है, तो व्हेन OB1 is to be destroyed, then firstly destructor of sub is invoked, पहले सब का डिस्ट्रक्टर इन्वोक होगा एंड देन डिस्ट्रक्टर ऑफ सुपर इज इन्वोक्ड और तब सुपर का इन्वोक होगा। ठीक है, तो ये तरीका होगा कंस्ट्रक्टर कॉल होने का। अब चलो हम लोग बात करते हैं कि अगर मान लो ये जो बेस क्लास है इसके कंस्ट्रक्टर को आर्गुमेंट्स का जरूरत है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डिराइव्ड क्लास का होगा कि वो कंस्ट्रक्टर के मदद से आर्गुमेंट एक्सेप्ट करे और उसको पास करे बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को। तो ऐसे केस में उसका फॉर्मेट क्या होगा कंस्ट्रक्टर के डेफिनेशन का, तो चलो उस पर हम लोग काम करते हैं पहले। तो डिराइव्ड क्लास का जो कंस्ट्रक्टर होगा तब वो ऐसे बनेगा कि डिराइव्ड क्लास का नाम पहले, ठीक है, रिटर्न टाइप तो होता नहीं है कंस्ट्रक्टर में, तो क्लास का नाम, फिर फंक्शन जो कि डिराइव्ड, ठीक है, और तब ये आर्गुमेंट एक्सेप्ट करेगा। मान लो टाइप 1 और कोई एक वेरिएबल ले लो, मान लो x ले लिए, और टाइप 2 y ले लिए। तो जितना भी आर्गुमेंट का रिक्वायरमेंट होगा वो हम लोग यहां पर देते जाएंगे, और फिर यहां कॉलन और बेस, जो बेस क्लास का नाम वहां देंगे, ठीक है, और उसको जो हमको पास करना है वो यहां पास कर देंगे, ठीक है, और फिर इसका अपना जो डेफिनेशन है कंस्ट्रक्टर का वो रहेगा। तो ये तरीका होगा तुमको कंस्ट्रक्टर डिफाइन करने का, कि जब बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कुछ आर्गुमेंट का रिक्वायरमेंट है तो डिराइव्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर को हम लोग इस तरह से डिफाइन करेंगे। अब जैसे मान लो हम एक एग्जांपल के तौर पर समझाते हैं इस बात को, कि अगर हम लोग एक क्लास बनाते हैं, मान लो सपोज करो कि एक हमने क्लास बनाया बेस, ठीक है। अब इनके प्राइवेट मेंबर्स में दो डेटा रख लेते हैं, मान लो एक ले लें int a और एक ले लें फ्लोट b, पब्लिक में आ गए, और इसका हम कंस्ट्रक्टर बना लिए भाई बेस int I फ्लोट j, a इज इक्वल टू i और b इज इक्वल टू j, और कुछ अपना मेंबर और रहेगा इसका। ये हम डेफिनेशन क्लोज कर देते हैं, पूरा क्लास डिफाइन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि केवल यही समझना है कि किस तरह से हम लोग कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। तो ये मेरा हो गया। अब क्योंकि यहां पर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर का यूज हो रहा है, तो जब इसका ऑब्जेक्ट बनेगा तो पैरामीटर का जरूरत तो इसको होगा ही होगा, हमको देना ही पड़ेगा। और क्योंकि डिराइव्ड क्लास इससे इनहेरिट हो रहा है, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस कंस्ट्रक्टर को आर्ग्यूमेंट के लिए वो वैल्यू प्रोवाइड करे।
तो अब अगर मान लो हम एक क्लास बनाए डिराइव्ड नाम से, क्लास डिराइव्ड और कॉलन पब्लिक बेस, तो ये पब्लिकली इनहेरिट कर रहा है क्लास को। कुछ मेंबर इसका होगा डिफाइन किया हुआ मान लो, अभी हम उसमें नहीं जा रहे हैं। अब आते हैं पब्लिक। अब डिराइव्ड का कंस्ट्रक्टर जब बनाए तो इसमें हम आर्गुमेंट एक्सेप्ट कराएंगे उनके लिए। तो एक इंटीजर टाइप था, int x ले लिए और फ्लोट ले लिए y, और यहां पर हम बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल कर लेंगे, उसको आर्गुमेंट पास कर देंगे एक्स वाई, ठीक है। और इसको कोई जरूरत नहीं है, इसको यहीं बंद कर देते हैं, कुछ और भी अपना इसका कोड रहेगा, बंद कर दिया। तो ये तरीका होगा जब तुमको बेस क्लास में पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, तो जो उससे हम क्लास डिराइव करेंगे तो उसके कंस्ट्रक्टर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि बेस क्लास में जितने भी पैरामीटर्स का जरूरत है उसके लिए वो वैल्यू एक्सेप्ट करेगा और बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करके वो आर्गुमेंट को पास करेगा, ठीक है। तब फिर वो क्या करेगा कि अपना ए और बी को उन दोनों वैल्यू से इनिशियलाइज कर देगा। जैसे मेरा क्या कहना है कि इसका जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे डिराइव्ड का, तो अभी हम दो वैल्यू ले लेंगे, एक इंटीजर टाइप एक फ्लोट टाइप। वो क्या करेगा कि वो एक्सेप्ट करा एक्स और वाई में गया, अब ये कॉल कर लेगा बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को, बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, यहां आया एक्स का वैल्यू आई में चला आया, वाई का वैल्यू जे में चला आया, तो ए और बी आई और जे से इनिशियलाइज हो जाएगा। ये तरीका है। तो इस एग्जांपल में क्या है कि यहां पर हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि डिराइव्ड क्लास को अपने मेंबर को इनिशियलाइज करने के लिए किसी आर्गुमेंट का जरूरत नहीं है। लेकिन क्या होगा कि अगर ऐसा हो कि डिराइव्ड क्लास को अपना मेंबर को इनिशियलाइज करने के लिए भी आर्गुमेंट चाहिए और बेस क्लास के लिए भी चाहिए, ये दोनों हो जाए, तो फिर वो उतना नंबर ऑफ आर्गुमेंट एक्सेप्ट करेगा जिससे कि वो दोनों कंस्ट्रक्टर्स को या दोनों क्लास के मेंबर्स को इनिशियलाइज कर सके उन वैल्यूज से। तो चलिए उसका भी एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं कि किस तरह से काम होगा। तो अगला एग्जांपल ले रहे हैं कि जब हमने क्लास बनाया बेस, दो डेटा मेंबर इसका ले लिए int a फ्लोट b पब्लिक, कॉलन है यहां पर बेस int I फ्लोट j, ए को हमने असाइन करा दिया आई, बी को असाइन करा दिया जे। फिर इनका अपना कुछ और भी कोड रहेगा, उस पर हम नहीं जा रहे। तो ये हो गया, ये मेरा डेफिनेशन हो गया बेस क्लास का। अब आते हैं डिराइव्ड क्लास में। तो क्लास बनाए, चलो यहां बनाते हैं क्लास डिराइव्ड पब्लिक बेस। और इस बार क्या करते हैं कि यहां भी हम लोग दो डेटा मेंबर ले लेते हैं, मान लो int x और फ्लोट y पब्लिक। तो देखो अब हम यहां पर क्या करना चाह रहे हैं कि दो डेटा मेंबर इसके इनिशियलाइज होने हैं, दो डेटा मेंबर इसके इनिशियलाइज होने हैं, ठीक है। तो इन टोटल हमको 4 वैल्यू एक्सेप्ट करना पड़ेगा, दो इंटीजर टाइप दो फ्लोट टाइप। दो से ये खुद का मेंबर इनिशियलाइज करेगा, दो को वो ट्रांसफर करेगा एज आर्गुमेंट बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को, जिससे वो ए और बी को इनिशियलाइज कर सके। तो इसका जो कंस्ट्रक्टर है उसको 4 आर्गुमेंट एक्सेप्ट करना पड़ेगा,
ठीक है, तो चलिए वो 4 आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करा करके हम अगर इसका डेफिनेशन लिखें तो डिराइव्ड INT फ्लोट J INT P फ्लोट Q, ये 4 आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करेगा। मतलब जब हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो 4 आर्ग्यूमेंट देंगे और फिर हम लोग यहां पर कॉल कर लेंगे बेस को, जो आर्ग्यूमेंट तुम उसको भेजना चाहो भेज दो। जैसे मान लो हम P और Q भेज देते हैं, इंटीजर और फ्लोट, ठीक है। फिर अपना इसका डेफिनेशन होगा, कुछ और भी रहेगा, बंद कर दिया। ठीक, तो अगर हम अब इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? इसका ऑब्जेक्ट ऐसे बनेगा कि डिराइव्ड OB, और हमको 4 आर्गुमेंट यहां देना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर एरर आ जाएगा तुम्हारा। तो 4 आर्गुमेंट इस तरह से, एक इंटीजर एक फ्लोट, एक इंटीजर एक फ्लोट। तो जैसे मान लो हमने ले लिया 1, मान लो ले लिया 15.25, फिर मान लो ले लिया 2, मान लो ले लिया यहां पर 20.75, ऐसे ये बनेगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इससे फिर क्या होगा कि ये मेरा 1 जाएगा I में, 15.25 जाएगा J में, 2P में और ये Q में। अब ये दोनों वैल्यू, मतलब ये 2 और 20.75 मेरा ट्रांसफर हो गया बेस में, ये बेस को कॉल किया, उसमें ट्रांसफर किया, तो A विल बी असाइंड बाई 2, A में वैल्यू 2 आ जाएगा जो कि P का था, और B में असाइन J का जो कि Q का था, Q में आया था 20.75, वो चला जाएगा उसमें। तो इस तरह से हम लोग कंस्ट्रक्टर पर काम करेंगे इनहेरिटेंस में। जब बेस क्लास और डिराइव्ड क्लास दोनों में डेटा मेंबर इनिशियलाइज होने हैं या नहीं भी होने हैं, तो इसको कंक्लूड करते हैं कि सबसे पहले बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, फिर डिराइव्ड क्लास का। अगर बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को आर्ग्यूमेंट का रिक्वायरमेंट है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डिराइव्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर का होता है कि वो आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करे, उसको बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को पास करे, और तब वो फिर वो बेस क्लास के मेंबर को इनिशियलाइज करता है। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये तुमको समझ में आया होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इसमें केयरफुली ध्यान देने का जरूरत है कि किस तरह से कंस्ट्रक्टर को हम लोग कॉल करते हैं जब हम लोगों को आर्गुमेंट का रिक्वायरमेंट होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग आगे बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, दैट्स इट।